हेलो बच्चों। बच्चों आज अपन डिस्कस करेंगे कि जो हम आवेश करते हैं, किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसके 5 मेथड होते हैं बच्चों, जिनमें से 3 मेथड हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है वो पहले लेक्चर देख के आए बच्चों, उसके बाद हम ये दूसरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। टन टन टन। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम बात करते हैं चौथे मेथड की कि किस प्रकार हम किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं आर्टिफिशियल रूप से। तो बच्चों चौथा जो मेथड है वो है ऊष्मीय उत्सर्जन द्वारा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे चौथा मेथड जो है वो कौन सा है? ऊष्मीय उत्सर्जन द्वारा। ना ओके बच्चों, तो क्या कह रहा है ऊष्मीय उत्सर्जन कि जब धातु को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो धातु के कुछ इलेक्ट्रॉन धातु के बाहर चले जाते हैं। और बच्चों जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, धातु की सतह से बाहर ही चले गए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो जब बेटा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो बच्चों बोलो बोलो बोलो, वस्तु कैसी होगी? बोलो बच्चों। तो वस्तु बच्चों आवेशित हो जाएगी। कैसी? धनावेशित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ पे बच्चों देखो हमारे पास ये एक क्या है, ये हमारे पास धातु की, ठीक है, ये धातु की कोई पदार्थ है, मतलब एक पदार्थ है जो धातु का है, ठीक है, मतलब धातु है, ठीक है। और हमने क्या करा बच्चों, इसको ऊष्मा दी। जब बच्चों हमने इसमें ऊष्मा दी और जो इसका जो ताप है वो उच्च ताप हो गया, तो बच्चों उच्च ताप पर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन सतह से, इस धातु की सतह से कहाँ हो जाएंगे बच्चों? बाहर चले जाएंगे। धातु की सतह से बाहर चले जाएंगे तो अब इससे चीज कितने इलेक्ट्रॉन गए? तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो यहाँ पे 7 वैकेंसी खाली हो जाएगी। ठीक है, यानी होल क्रिएट हो जाएंगे और उन्हीं होलों को हम क्या बोलते हैं? धनावेशित। मतलब वो जो परमाणु है, जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन छोड़ के गए हैं वो परमाणु कैसा हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा, यानी वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ओके गुरुजी समझ में आ गया है, आगे बढ़ो। ओके, टिन टिन टिन। ये लो बच्चों पांचवा मेथड है बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये आप चैप्टर 13 में पढ़ोगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? ठीक है, चैप्टर 11 में पढ़ोगे आप। ठीक है, चैप्टर 11 में आप पढ़ोगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो बच्चों जब हम किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगे आपतित कराते हैं। मान लो बच्चों ये हमारे पास एक पेन है और ये कोई धातु का बना हुआ है, ठीक है, और इस पे मैंने प्रकाश डाला, और जो प्रकाश है उस प्रकाश की जो आवृत्ति है वो निश्चित होनी चाहिए, तभी जाके वो एनर्जी मिलेगी उसको ना। तो एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश जब मैं इस पे आपतित कराता हूँ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर चले जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। उस निश्चित आवृत्ति को हम बोलते हैं दहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और ये आप पढ़ोगे बच्चों चैप्टर 11 में। ठीक है, तो हम तो केवल ये बात करते हैं कि अच्छा सर ऐसे भी होता है क्या कि किसी धातु की सतह पे यदि हम प्रकाश आपतित करा रहे हैं तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं? अरे गुरुजी, अरे ये भी चीज़ होती है। हाँ, और वो जो धातु की सतह है वो फिर वो क्या हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। ओके बच्चा, यस सर गुरुजी समझ में आ गया। ओके आगे बढ़ो। ठीक है, तो बेटा क्या कह रहा है, जब निश्चित आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय किरणों को किसी धातु पृष्ठ पर गिराया जाता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं जिससे धातु धनावेशित हो जाती है। सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, 1 2 3 4, तो 4 ही क्या बन गए? धनावेशित बन गए। इस निश्चित आवृत्ति को बच्चों हम बोलेंगे दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति, ठीक है। ओके बच्चा, ओके माय डियर सर। और ये जो दहली आवृत्ति है इसे हम म्यू नॉट से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? म्यू नॉट से। एच यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है ही, तो ई बराबर कितना हो जाएगा? एच म्यू नॉट। तो एच म्यू नॉट से ज़्यादा की एनर्जी जब हम आपतित कराएंगे धातु की सतह से तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। हो ठीक है, अब छठा मेथड पढ़ते हैं हम बेटा। छठा जो मेथड है बच्चों वो क्या है?
क्षेत्र उत्सर्जन द्वारा। क्षेत्र उत्सर्जन द्वारा। तो जब हम उच्च परिमाण का वैद्युत क्षेत्र धातु पृष्ठ के निकट आरोपित किया जाता है, उच्च परिमाण का विद्युत क्षेत्र, सर क्या होता है विद्युत क्षेत्र, इसी चैप्टर में हमें पता लग जाएगा कि क्या होता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, जब वो विद्युत क्षेत्र और कैसा हो, वो उच्च परिमाण का, ठीक है, उसमें हमने किसी धातु को रख दिया है तो धातु पृष्ठ से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है और इस प्रकार धातु क्या होती है, धनावेशित हो जाती है। तो बच्चों एक कॉमन चीज़ आपने देखी होगी कि सर मेथड नंबर 4 और 5 और 6 में हम केवल वस्तु को धनावेशित कर सकते हैं, तो बिल्कुल राइट। ओके, आपका डाउट क्लियर? हाँ, धनावेशित ही करेंगे। तो मेथड नंबर 4 और 5 और 6 से हम केवल वस्तु को क्या कर सकते हैं, धनावेशित कर सकते हैं, मतलब करते हैं, धनावेशित ही करते हैं। ठीक है, ओके। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र बना लिया हमने, एक समान विद्युत क्षेत्र रख दिया और ये कैसा है, उच्च है। ठीक है, और इस पर हमने एक धातु की सतह को, धातु को रख दिया, ये लो ये धातु है। ठीक, अब बच्चों आप एक चीज़ समझना कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, यदि विद्युत क्षेत्र ऐसे है तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेशित होता है ना, इस वजह से पीछे की तरफ लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में नहीं लगेगा। बट धनावेशित होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा। ठीक है, और सर ये ऐसे कैसे है, तो बेटा वही सेम कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ेंगे हम इसको। ठीक है, तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो कितने धनावेश बन जाएंगे, यहाँ पे 4 ही धनावेश क्रिएट हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ तक हमारा मेथड पूरे कंप्लीट कि कैसे हम किसी वस्तु को कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल रूप से आवेशित कर सकते हैं। अब हम कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, क्या है प्रश्न फर्स्ट, प्रतिकर्षण ही आवेशन का सही परीक्षण है, समझाइए। ओहो, मतलब प्रतिकर्षण ही आवेशन का सही परीक्षण। यदि हमें कोई परीक्षण करना है आवेशन का कि धातु आवेशित है या नहीं है, तो उसके लिए प्रतिकर्षण ही रिस्पॉन्सिबल है, आकर्षण नहीं होता है। ठीक है, तो इसको समझाना है तो समझाएंगे। तो देखो बेटा समझो, इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं, एक पेज क्रिएट कर लेते हैं बच्चों, नया पेज क्रिएट, न्यू पेज, टन आ गया। ओके, चलिए बेटा, तो इस चीज़ को यदि हम बात करें तो हमारे पास क्या बोला है कि प्रतिकर्षण यदि प्रतिकर्षण हो गया तो हम बोलेंगे कि वस्तु आवेशित है। ठीक है, प्रतिकर्षण है तो हम बोलेंगे वस्तु क्या है, आवेशित है। कहाँ गया? तो बच्चों आप देखो कैसे, तो देखो बेटा हमारे पास मान लो ये हमारे पास अनावेशित वस्तु है, ये कैसी वस्तु है, अनावेशित वस्तु है। क्या होती है अनावेशित वस्तु? अनावेशित वस्तु यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर अमाउंट में हो, यानी ये उदासीन है। अब बेटा हम इसके पास एक क्या लेके आए, प्लस के क्यू आवेश इसके पास लेके आए। ठीक है, एक क्यू आवेश हम लेके आए। अब आपको याद आ रहा हो, अरे सर ये तो प्रेरण हो रहा है, मतलब ठीक है इसके पास लेके आए तो प्रेरण विधि होगी। तो जैसे हम इसके पास लेके आएंगे तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस क्रिएट हो जाएगा, और जितने माइनस बने, मान लो ये 3 और 3 6 माइनस बने, तो बेटा 6 ही क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 4 5 और 6, ये लो। ठीक, ये इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे बेटा प्रेरित आवेश। ओहो, प्रेरित आवेश, टन 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 टन। ठीक है, ये प्रेरित आवेश आ गए। ओके, अब क्या होगा बच्चों कि अब आप इस यहाँ पे करोगे, मतलब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आवेश प्रेरित हुआ है, बट वस्तु तो अभी भी अनावेशित है। भाई वस्तु तो अनावेशित है ना, वस्तु धनावेशित या ऋणावेशित कब होगी, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बाहर निकले, तब जाके हम वस्तु को क्या बोलेंगे कि वस्तु धनावेशित या ऋणावेशित हो गई है। ठीक है, या तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे,
इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या हो जाएगी ये ऋणावेशित, और इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या हो जाएगी बच्चों ये धनावेशित हो जाएगी। ठीक है सर, समझ में आ गया इतना तो ओके। बट अभी इस समय वस्तु क्या है अनावेशित है। इस भले ही इसमें आवेशों का एक अरेंजमेंट हो गया हो, मतलब इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ गए और जो प्लस है प्रोटॉन है जो एक तरफ आ गए, हालांकि प्रोटॉन नहीं चलते हैं, मैं फिर समझा रहा हूँ कि यहाँ से क्या होता है बच्चों कि जो एटम है, जिस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के गए हैं उस एटम पे एक सीट खाली हो जाएगी और उसे हम क्या बोलते हैं प्लस बोल देते हैं, यानी वो एटम प्रोटॉन, मतलब वो एटम जो है वो धनावेशित हो जाता है, हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है ओके बच्चों, ओके सर ठीक है आगे। अब क्या होगा बेटा कि यहाँ पे अब मैं आपसे बात करूँ कि मान लो ये जो Q है प्लस के और ये माइनस है, इनके बीच की डिस्टेंस है मान लो R1, ठीक, और ये जो Q है और ये जो प्लस है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी R2 हो जाएगी। अब यहाँ पे जो प्लस वाले जो आवेश है, प्लस ये वाला जो प्लस Q है, ये प्लस Q इन माइनस को अपनी ओर खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। मान लो इसने जो खींचा वो है F1 से खींचा, ठीक है, F1 फोर्स लगाया, और ये जो प्लस के Q है, ये जो प्लस वाले है क्योंकि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये प्लस Q इन प्लस को इधर धकेलेगा, इधर फोर्स लगाया जो कि क्या है F2 है। ओके बिल्कुल सर समझ में आया। बट यहाँ पे जो R1 है, R1 जो है बेटा वो लेस देन है किससे R2 से, यानी R2 की लंबाई ज़्यादा है, R1 की लंबाई कम है, तो डेट्स वाई बच्चों जो F1 होगा ये ग्रेटर देन होगा किससे F2 से होगा, यानी F1 जो है वो मच ग्रेटर देन किससे हो गया F2 से होगा, F1 बड़ा होगा। ओके सर बिल्कुल समझ में आ गया, क्योंकि हमारे पास जो F होता है वो F बराबर होता है KQ1 Q2 अपॉन R², ये कूलम ने बताया था। अब सर ये कहाँ से आ गया, तो जैसे बच्चों हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल होता है बराबर Gm1m2/r², वैसे ही ये होता है। ठीक है, वहाँ पे हमें न्यूटन ने बोला था और यहाँ हम कूलम बोलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी बात करेंगे। तो आप ये देखो कि यदि लेंथ बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा। ठीक है ओके, तो यहाँ पे F1 बड़ा हो गया और F2 क्या हो गया ज़्यादा। अच्छा ये जो F1 है ये कौन सा गुण रख रहा है बेटा, ये F1 जो है वो आकर्षण का नेचर रख रहा है, आकर्षण का। ओके, और ये जो F2 है ये कैसा नेचर है, प्रतिकर्षण का। ठीक है, अब बेटा यदि मैं ये जो वस्तु है इसका नाम दे दिया मैंने A और इस वस्तु को नाम दे दिया मैंने B। ठीक है, A वस्तु अनावेशित है और B वस्तु क्या है आवेशित है। ओके, अब क्या होगा बच्चों कि वस्तु जो A है, इस वस्तु A पर यदि मैं परिणामी बल की बात करूँ, किसकी बात करूँ बच्चों, परिणामी बल, परिणामी बल, नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 A। ठीक है, इन बॉडी A की बात करेंगे हम, तो परिणामी बल कितना जाएगा बेटा, तो F नेट वेक्टर इज इक्वल टू कितना जाएगा F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर। क्यों, क्योंकि F1 बड़ा है, आकर्षण क्यों, क्योंकि F1 की जो डिस्टेंस है वो कम है तो फोर्स ज़्यादा होगा, तो F1 माइनस F2। इसका मतलब ये जो अनावेशित वस्तु है, इस अनावेशित वस्तु पर B वस्तु के कारण, अब देखना बेटा मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ कि वस्तु B जो कि कैसी है धनावेशित है, तो वस्तु B के कारण वस्तु A को आकर्षित, वस्तु B के कारण या सॉरी वस्तु B के द्वारा, वस्तु B के द्वारा वस्तु A पर आकर्षण बल लगाया जा रहा है, आकर्षण बल लगाया जाता है। ठीक है, यानी अब हम बोलेंगे कि मान लो एक वस्तु हम B लेके आए, एक वस्तु हम A लेके आए, तो हमने देखा कि इनके बीच में कैसा बल आ गया, आकर्षण बल आ गया, तो आ गया आकर्षण बल। तो क्या अब ये दोनों वस्तु आवेशित होंगी, नहीं 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 नहीं, यहाँ दिख रहा है ना वस्तु A तो कैसी है अनावेशित है,
हाँ हाँ, अरे हाँ गुरुजी, इसका मतलब यदि दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल लग रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि दोनों वस्तु आवेश है। तो आवेश के परीक्षण के लिए आकर्षण बल को नहीं देखेंगे। ओके, यदि मान लो दो वस्तु हम लेके आए, दोनों वस्तुओं के बीच में कैसा बल लग रहा है? प्रतिकर्षण बल। कैसा बल लग रहा है? प्रतिकर्षण बल। तो डेफिनेटली 100% हम कह सकते हैं कि दोनों वस्तु कैसी है? आवेशित है। ओके डियर सर, तो यदि हमें दो वस्तु दे दी गई है और हमें बताना है कि दोनों वस्तु आवेशित है कि नहीं, यानी हमें आवेश का परीक्षण करना है, तो बच्चों हम दोनों वस्तु को पास लेके आएंगे और पास लेके जब हम देखेंगे यदि दोनों वस्तु एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है, यदि दूर भाग रही है, तो हम 100% श्योर है कि दोनों वस्तु आवेशित है। लेकिन दोनों वस्तु को जब हम पास लेके आए और दोनों वस्तु के बीच में आकर्षण बल लग रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि दोनों वस्तु आवेशित है। इसमें एक वस्तु अनावेशित भी हो सकती है। प्रेरण के द्वारा इस प्रकार का अरेंजमेंट हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो आवेश के परीक्षण के लिए हमें क्या जरूरी है? प्रतिकर्षण। ओके ठीक है। ओके, तो सर क्या हमेशा दो वस्तु लेके आई हैं और यदि वो आकर्षण करने लग गई आवेश के कारण, तो क्या हम कह सकते हैं कि आवेशित है दोनों वस्तु? 100% नहीं कह सकते, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ओके सर, आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्लियर, प्रतिकर्षण ही आवेशन का सही परीक्षण है, इसे हम समझा दें। प्रश्न 2, एक धनावेशी वस्तु ए वस्तु बी को आकर्षित करती है, तब वस्तु बी पर आवेश हो सकता है। एक धनावेशित वस्तु ए, तो अभी जो मैंने बताया था इसमें वस्तु हमने बी को धनावेशित माना था, ए को हमने अनावेशित माना था। इसमें उल्टा है, धनावेशित वस्तु ए है और एक वस्तु बी। ठीक है, तो धनावेशित वस्तु ए बी को आकर्षित करती है, तो बताइए वस्तु बी पर आवेश हो सकता है। तो हम बोलेंगे, अभी सर हमने बोला कि वस्तु बी पर आवेश क्या हो सकता है? ऋणावेश होगा, तभी तो ये आकर्षित कर सकती है। या फिर क्या हो सकता है? अनावेशित भी हो सकती है। हाँ, अरे यार गुरुजी, इसका मतलब एक धनावेशित वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित कर रही है, तो ये जरूरी नहीं कि दूसरी वस्तु में आवेश ही हो, वो उदासीन हो तब भी वो उसको आकर्षित कर सकती है, क्योंकि आकर्षण बल है उसमें थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू प्रतिकर्षण के। तो मैंने आपको ये समझा दिया वो स्लाइड में। ठीक है बच्चों, आप इसको थोड़ा सा बैक करके फिर से आप उसको देखना। ओके, तो इसका प्रश्न नंबर 2 का आंसर क्या होगा कि वस्तु बी पर ऋणावेश भी हो सकते हैं और वस्तु बी पर कोई भी आवेश नहीं हो सकते हैं, यानी वो उदासीन भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, ओके। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न 3 क्या कह रहा है हमसे? 5 गेंद कौन सी है? ए बी सी डी और ई को एक परीक्षण में उपयोग किया जाता है। ओके, करेंगे परीक्षण में। गेंदों पर कई परीक्षण किए जाते हैं तथा निम्न परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। परिणाम भी प्राप्त कर रहे हैं हम परीक्षण करके। पहला क्या कर रहा है? गेंद ए सी को प्रतिकर्षित। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पॉइंट से हम कह सकते हैं कि ए एंड सी हैव सिमिलर चार्जेज। आइदर ये पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ए एंड सी हैव सिमिलर चार्जेज। इसी प्रकार से बच्चों क्या कर रहा है? तो गेंद ए बी को आकर्षित करती है। इसका मतलब ए और बी के पास जो है आवेश वो कैसे है? अपोजिट है। यदि ए के पास प्लस है तो बी के पास नेगेटिव, और ए के पास नेगेटिव है तो बी के पास पॉजिटिव है। ओके, ये हमने पहले लाइन से हमने ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है? दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है गेंद डी बी को आकर्षित, यानी डी जो है वो बी को क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है, तथा ई पर कोई प्रभाव नहीं है। ओहो, इसका मतलब गेंद डी और गेंद ई है, गेंद ई पर कोई प्रभाव नहीं कर रही है, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया बेटा, यदि डी और ई
पे किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं है, डी के कारण ई पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि जो डी है ये क्या होगी, उदासीन होगी, और ई भी बेटा क्या होगी, उदासीन होगी। हाँ 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 हाँ, समझ में आ गया सर। यानी डी भी क्या है, उदासीन, और ई भी क्या है, उदासीन। दो अनावेशित वस्तु जब एक दूसरे के पास होंगे तब जाके उनके बीच में किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, बट डी बी को आकर्षित करती है, इसका मतलब डी और बी एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। हाँ, तो डी तो उदासीन होगी, इसका मतलब बी क्या होंगी, बी आवेशित होंगी। गेंद बी क्या होगी, आवेशित होगी, और डी जो कि उदासीन है वो इसके पास रखी है। तो अभी मैंने बताया कि जो आवेशित वस्तु है वो अनावेशित वस्तु को आकर्षित कर सकती है। कैसे, प्रेरण विधि के द्वारा। F1 ऐसे लगेगा, F2 ऐसे लगेगा। F1 ज़्यादा है जो कि आकर्षण है, F2 कम है जो कि प्रतिकर्षण है, तो इनका परिणामी कितना हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा। हाँ सर, परिणामी इस दिशा में हो जाएगा, बिल्कुल सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो डी और बी, तो बी क्या होगी, आवेशित होगी। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। ओके, तीसरी लाइन हम पढ़ेंगे। अब आवेशित कैसी होगी, धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, वो भी अब हम देखेंगे ना। अभी हम स्टेटमेंट फर्स्ट 2 और 3 को क्या करेंगे, लिंक करेंगे, फिर पता लगेगा। स्टेटमेंट थर्ड क्या करा है, एक ऋणात्मक छड़ ए। ओके सर, समझ में आ गया। इसका मतलब ए के पास कैसा चार्ज है, ए के पास कैसा चार्ज है, एक ऋणात्मक छड़ ए तथा ई को आकर्षित करती है। सॉरी, एक ऋणात्मक छड़ जो है वो ए तथा ई को क्या करेगी, आकर्षित करेगी। ए तथा ई को क्या करेगी, आकर्षित करेगी। ए तथा ई को क्या करेगी, आकर्षित करेगी। अब आपके मन में जा रहा, सर स्टेटमेंट 3 से हम ये कह सकते हैं कि यदि एक ऋणात्मक छड़ ए तथा ई को आकर्षित कर रही है तो ए और ई उदासीन हो सकते हैं, और उनके पास धनावेश भी हो सकता है। उदासीन भी हो सकता है और धनावेश भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है ना, बिल्कुल सही। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट पढ़ लिए, थोड़ा थोड़ा हमने इसका निष्कर्ष निकाल लिया। अब पूछा गया है क्वेश्चन में, बताइए यदि प्रत्येक गेंद पर आवेश है तो कौन सा है। यदि आवेश है तो कौन सा है और नहीं है, तो ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। गेंद ए बी सी डी ई आपको दे रखी है, तो हमें ये चेक करना है कि कौन सा है। तो पहले हम ये बात करेंगे कि जो स्टेटमेंट थर्ड है, स्टेटमेंट थर्ड से हमें एक ऋणात्मक छड़ ए तथा ई को आकर्षित कर रही है, तो ए के पास उदासीन भी हो सकता है और ए के पास पॉजिटिव हो सकता है। तो बेटा हम चारों ऑप्शन देखते हैं, तो चारों ऑप्शन में प्लस, ए के पास प्लस है या माइनस है, उदासीनता ही नहीं, इसका मतलब उदासीन का कॉन्सेप्ट खत्म। ओके, इसका मतलब ए और ई के पास आवेश होंगे। अब कैसे आवेश होंगे, ऋणात्मक छड़ है, ए है, आकर्षित कर रहे हैं, तो ए के पास कैसा आवेश होगा, प्लस, क्योंकि विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ओके, ठीक है, तो इसका मतलब डी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, डी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ए के पास प्लस आवेश होगा। तो ए बी सी, स्टेटमेंट 3 से ए बी सी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। फिर ई को आकर्षित करता है, और ई कैसा है, उदासीन है, किससे, स्टेटमेंट 2 से। ओके सर, तो डी उदासीन है, तो डी उदासीन किस में, ए में भी है और सी में भी है, इसका मतलब बी कट गया। ओके, तो सर बी भी कट गया और डी भी कट गया, यानी बी कभी नहीं हो सकते, डी कभी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हो सकते हैं अभी तक दोनों स्टेटमेंट से। ठीक है बेटा, और सुनो, और क्या है, तो ई भी कैसा होगा, उदासीन होगा। स्टेटमेंट 2 क्या करा है, ई भी क्या होगा, उदासीन। बट हमारे पास ऑप्शन ए में ई कैसा दे रखा है, प्लस। खत्म, हटाओ, क्या बचा, सी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चेक कर लेते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ए और सी हैव सिमिलर चार्ज। तो ऑप्शन सी में देखो, ए और सी हैव ए सिमिलर चार्ज, बिल्कुल। ओके सर, मिल गया। और ए और बी को क्या कर रहा है, आकर्षित, इसका मतलब ए और बी क्या है, एसिमिलर चार्ज है। तो ए के पास प्लस है तो बी के पास क्या आ गया, माइनस आ गया, बैठ गया सर।
ओके सर, बहुत अच्छे से समझाया सर। टन 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 टन। पंछी बनूं उड़ता फिरूं नील गगन में। गगन, ओह सर, वाह। तो प्रश्न 3 का राइट आंसर क्या है? वो सी आया है। प्रश्न 4 क्या कह रहा है आपसे बेटा? प्रेरण द्वारा आवेशन एवं चालन द्वारा आवेशन में क्या अंतर है? सही, यानी हम आवेशन प्रेरण के द्वारा और हम आवेशन चालन के द्वारा कर रहे हैं, इन दो में, इनमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? तो बेटा चालन के लिए क्या होता है, यदि हमें चालन के द्वारा आवेशन करना है तो टच होना जरूरी है, दो बॉडियों का टच होना आवश्यक है, ठीक है। और प्रेरण में क्या है, बिना टच के हम क्या कर सकते हैं, उसे बिना टच के ही क्या करते हैं, हम उसमें आवेशन प्रोड्यूस करते हैं, बट उसके लिए हमें एक जुगाड़ करना पड़ता है, ठीक है। स्टेप 3, हम एक अनावेशित गोले को लाके चालन के द्वारा या फिर हम उसे भूसंपर्कित करके धरती से जोड़ के, ठीक है। समझ में आया ना? आया, हाँ। तो आप देखना, ठीक है बेटा। तो ये हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन में अंतर को स्पष्ट करता है, ठीक है। ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आवेशन संरक्षण का नियम। मैंने आपको बता दिया था आवेशन संरक्षण का नियम क्या होता है, हम क्विकली इसको एक बार वो देख लेते हैं। इस नियम अनुसार प्रत्येक विलगित निकाय, निकाय कैसा हो, विलगित हो, यानी दो कण मतलब दो वस्तु, उसके अलावा कोई वस्तु ही नहीं हो, तो वो दोनों वस्तु मिलकर एक निकाय का निर्माण करती है। विलगित निकाय में कुल विद्युत आवेश अर्थात धन तथा ऋण आवेशों का बीजीय योग, बीजीय योग यानी जोड़ने पर जो योग आ रहा है, निकाय में होने वाली किसी भी प्रक्रिया, अभी तक हमने 6 प्रक्रिया पढ़ी है, 6 प्रक्रिया के द्वारा हम आवेश ला सकते हैं, तो 6 में से किसी भी प्रक्रिया के द्वारा निकाय में होने वाली किसी भी प्रक्रिया से परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होगा। जो पहले होगा निकाय का कुल आवेशों का बीजीय योग जितना होगा वो ही प्रक्रिया करने के बाद भी कितना होगा, बराबर होगा, नियत होगा, वो कभी नहीं डिस्टर्ब होगा, अर्थात नियत रहता है। यही क्या होता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि कांच की छड़ है और स्टील का कपड़ा है, रगड़ने से पूर्व आवेशों का बीजीय योग कितना है, 0। क्यों, इसके पास भी आवेश कितना है, 0, इसके पास भी कितना है, तो 0 + 0 तो 0 हो गया रगड़ने से पहले। और जैसे मैंने इसको रगड़ा, यानी घर्षण द्वारा, प्रक्रिया कौन सी है, घर्षण। जैसे मैंने इसको रगड़ने के बाद हमने देखा कि इसके पास कितना आ गए, +4 आ गए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन टूट के गए थे इससे, ओके, इसके पास आ गए। सर 2 ही क्यों जा रहे? अरे बेटा ये समझाने के लिए। अच्छा सर, अभी तो हमने इसको याद ही कर लिया था कि कांच की छड़ को सिल से रगड़ेंगे, सिल के कपड़े से रगड़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन टूट के जाते हैं। हाँ, 2 नहीं है, ये केवल समझाने के लिए है प्यारे बच्चों। तो 2 इलेक्ट्रॉन टूट के इसके पास चले गए, तो इसके पास चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन टूट के इसके पास चले गए हैं, 2 नहीं 4, यहाँ पे 4 प्लस है ना, तो इसका मतलब 4, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन टूट के और इसके पास आ गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन टूट गए तो ये +4 हो गए, 4 सीट खाली हो गई प्लस के, और इस पर 4 ज़्यादा हो गए तो कितना हो गया, -4। तो अब इसके पास +4, इसके पास -4, दोनों जोड़ दो तो कितना आ गया, 0। यानी प्रक्रिया करने के बाद भी दोनों पे आवेशों का बीजीय योग कितना है, 0, और पहले भी कितना था, 0, नियत बनाए। मान लो पहले 2 है तो बाद में भी रगड़ने के बाद भी कितना होगा, 2। समझ में आया ना? ओके सर, बिल्कुल। तो ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। इसी प्रकार से यदि हम नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी परमाणु क्रमांक का संरक्षण प्रेक्षित हो सकता है। परमाणु क्रमांक यानी जो प्रोटॉनों की संख्या को व्यक्त करता है, परमाणु क्रमांक। तो बेटा जैसे हमारे पास ये मान लो 7n14 है, तो ये यहाँ पे 7n14, तो 7 तो दिखाएगा प्रोटॉनों की संख्या को, परमाणु क्रमांक। ये जो 14 है बेटा ये परमाणु यानी परमाणु द्रव्यमान को दिखाएगा, और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो 7 ही प्रोटॉन हो गए और 7 ही क्या हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है। तो अरे आगे बात समझ में बेटा, तो ठीक है, ये तो और भी हम केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे इन चीज़ों को। तो अब यहाँ पे 7 प्रोटॉन है, तो यहाँ इसका मतलब 7 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। 7 प्लस है तो 7 ही क्या होंगे, माइनस होंगे, ठीक। और इस पे मैंने क्या करा, इसको मैंने अल्फा कण से, ये अल्फा कण है, और 2 का मतलब 2 प्रोटॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 और 2, ठीक है। और आ गई बात समझ में।
तो बेटा 7 और 2 कितना हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। तभी तो वो उदासीन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 7, यहाँ आप ऐसे मानो कि नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन है, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्रोटॉन हो जाएंगे, 9। ठीक है, सिंपल। जब भी तो आवेश उदासीन हो पाएंगे। मान लो ये 8 हो जाता तो फिर कहाँ गए, 1 कहाँ गया, इसका मतलब ऋण आवेशित हो गई वो। ओके मैम, ठीक 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 ठीक, ठीक है बच्चों। और ये आप पढ़ोगे बेटा, केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप कि जो Fe होता है वो एक अनस्टेबल होता है, तो बाद में ये भी टूट के ऑक्सीजन और एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये स्टेबल अनस्टेबल तो आप ये केमिस्ट्री में सर बता ही देते हैं आपको। ठीक है, वैसे ही हम नाभिक के रिएक्शन में ही पढ़ेंगे इसको। जब हम रेडियो एक्टिव पदार्थ पढ़ेंगे तो उसमें भी हम इस चीज़ को और डिस्कस कर लेंगे। तो समझ में आया बच्चों आवेश संरक्षण का नियम? यस सर, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे है आवेश का क्वांटीकरण। ओहो, क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण? कि बेटा जब किसी भौतिक राशि का विनिमय, विनिमय मतलब आदान प्रदान, आप ऐसे मान के चलो कि मान लो मुझे पैसों का आदान प्रदान करना है। पैसे एक भौतिक राशि हो गई जिसका मुझे आदान प्रदान करना है। मुझसे मैंने कोई सामान खरीदा और जब मैं उसे पैसे दूंगा तो वो सामान की कीमत है मान लो 7 रुपये 50 पैसे, 7 रुपये 50 पैसे, पर 50 पैसे तो मिलना बंदी हो गई। अब रुपये है तो मैं 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये 6 रुपये 7 रुपये, क्या मैं 7 के बाद 25 ऐसे रुपये दे सकता हूँ? ऐसे तो नहीं। अच्छा 25 पैसे 7 रुपये, सॉरी 50 पैसे, इसका मतलब 1 रुपये का आधा सिक्का, तो 1 रुपये को तोड़ के दे दिया। हाँ, ऐसे नहीं। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ जो हम पैसों का विनिमय कर रहे हैं, वो जो पैसे है मतलब रुपयों का, जो 1 रुपये के सिक्के का जो हम विनिमय कर रहे हैं, ये सतत रूप से नहीं है, लगातार नहीं है। ऐसे नहीं कि 1.1 1.2 ऐसे नहीं है, ये विविक्त है, मतलब ये डिस्क्रीट फॉर्म में है। ठीक है, 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही आएगा, 3 के बाद 4 ही आएगा। तो जब ऐसी चीज़ होती है तो बेटा हम इसे क्या बोलते हैं, सतत न होकर कैसी हो, विविक्त होता है। तो यह विनिमय, तो इस प्रकार का जो आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाएगा, क्वांटित कहलाएगा, क्वांटित कहलाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना। तथा राशि की प्रकृति क्या कहलाएगी, क्वांटम प्रकृति कहलाएगी, और उस राशि को हम क्वांटम कहेंगे। कहने वाला ये है बेटा कि जो सिक्का है 1 रुपये का, उस 1 रुपये के सिक्के को हम क्या बोलेंगे, क्वांटम बोलेंगे। अब सर यहाँ पे 1 रुपये के सिक्के की क्यों बात कर रहे हैं? तो हम इसलिए बात कर रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं आवेश का क्वांटीकरण। इसका मतलब आवेश भी कैसा होता है, क्वांटीकरण होता है। यानी जब हम आवेश का आदान प्रदान करते हैं तो ये सतत रूप से नहीं होता है। ऐसे नहीं कि 1.1 1.2 1.1 ये एक जैसे हम 1 रुपये का सिक्का है तो 1 रुपये के सिक्के के फॉर्मेट में चलता है, आवेश ऐसे चलेगा। तो सर मिनिमम आवेश क्या होगा? जैसे हमने 50 रुपये बात करी, तो 50 रुपये 1 रुपये से बनाना है तो मिनिमम कितना लेना है, 1 रुपये। ऐसे मतलब हमें 50 कूलाम बनाना है तो 1 कूलाम कैसे बनेगा, और आगे के प्रश्न में तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हमें बताई मिलिकन ने। फिर से समझे बच्चों कि आवेश जो होता है वो क्वांटम होता है। आवेश क्या होता है, क्वांटम कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि आवेश का आदान प्रदान भी एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज में होता है। ठीक है, निश्चित मान, आवेश का एक निश्चित मान होगा और उस निश्चित मान के मल्टीपल में होगा। जैसे मान लो आवेश का मान 5 है, मान लेते हैं 5 है, तो वो 5 के मल्टीपल में होगा, 5 10 15 20 25, ऐसे नहीं 7.5, ऐसे नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 5 के बाद सीधा क्या मिलेगा, 10। अरे हाँ सर, अब समझ में आया, बिल्कुल। तो सर फिर वो आवेश का एक निश्चित मान क्या होता है? वो आवेश के निश्चित मान को मिलिकन ने बताया, और वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये कैसे बताया मिलिकन ने? तो मिलिकन ने अपने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और मिलिकन तेल बूंद विधि के नाम से वो एक्सपेरिमेंट है मिलिकन का। उसने कैसे क्या किया तो मैं आपको बताता हूँ। तो उससे पहले हम ये पढ़ते हैं, आगे हिस्ट्री में जाते हैं। तो 1914 में मिलिकन ने आवेशित तेल बूंदों की गुरुत्वीय तथा विद्युत क्षेत्र में गति का अध्ययन कर बूंदों पर आवेश का मान ज्ञात किया। ठीक है,
यानी यहाँ पे जो बूंद है, तेल की जो बूंद है, उन्हें उसने गुरुत्वीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में गति कर आवेश का मान निकाला, बूंदों पर आवेश का मान ज्ञात किया। मिलिकन ने वृद्ध संख्या में, बहुत संख्या में ये एक्सपेरिमेंट दोहराया करते रहे लगातार, बूंदों पर प्रयोग कर देखा कि बूंदों पर आवेश का मान सदैव एक निश्चित मान, ये ध्यान रखना बेटा, सदैव एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में ही प्राप्त होता है। जब वो उसने एक्सपेरिमेंट दोहराया तो उसने देखा कि पहले बूंद पे आवेश 2 कूलाम आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, 2 के बाद कभी भी 3 नहीं आया, 2.5 नहीं आया, वो सीधे 4 में आ रहा है। ठीक है, तो एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त होता है। मिलिकन ने आवेश के इस न्यूनतम मान को विद्युत का परमाणु कहा। ऐसे बोला कि ये विद्युत का क्या है, परमाणु है जो आ रहा है, मतलब जो तेल की जो बूंद है जिस मतलब जिस मटेरियल की बनी हुई है उस मटेरियल के परमाणु के ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ये बोला गया है। ठीक है, मिलिकन के द्वारा कि जो न्यूनतम मान है उस न्यूनतम मान को क्या बोलता है, विद्युत का परमाणु बोले जाता है। ठीक है, उस विद्युत के मतलब समझ में आया बेटा। जैसे मान लो मेरे पास कोई मतलब मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन आ गया, अब तो आप पता लग गया आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होता है, बट मान के चलो मान लो मेरे पास कुछ ऐसा आ गया जिसकी वजह से मेरे पास धनावेश आ गया या ऋणावेश आ गया मेरे पास, तो जो पदार्थ मेरे पास आया मैं बोलूँगा ये पदार्थ जो है वो एक तरह का विद्युत का पदार्थ है। हाँ सर, अब समझ में आया, यानी वो विद्युत का पदार्थ है, जैसे मेरे पास आया तो मैं विद्युत को शो करने लग गया। ठीक है, और वो जो पदार्थ है उसे सबसे छोटा रूप जो हम बात करते हैं वो परमाणु होता है। ठीक है, तो इसलिए उसे विद्युत का परमाणु कहा। और वैसे इसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। एक क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होता है कि इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से टूट के दूसरी वस्तु पर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ही तो जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के पास आवेश होगा, तो इलेक्ट्रॉन के पास आवेश जो होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास आवेश। ठीक है, ओके। प्रयोगों द्वारा इसका मान 4.80 × 10⁻⁻10 ESU या 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम प्राप्त हुआ। ठीक है, ये ESU और कूलाम को कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखा ही दिया है। ठीक है, एक ESU में कितने होते हैं, 3 × 10⁹, मतलब एक कूलाम में कितने ESU होते हैं, 3 × 10⁹ कूलाम। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 1.6 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मिलिकन ने बताया। निष्कर्ष क्या निकला कि किसी भी पिंड पर विद्युत आवेश सदैव एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में ही हो सकता है। फिर से सुन लो बेटा कि आवेश जो होता है वो क्वांटम होता है, यानी आवेश का आदान प्रदान एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज के होता है। निश्चित मान कितना होता है, तो बच्चों निश्चित मान होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये जो निश्चित मान है ये आवेश लेके कौन आ रहा है, तो हमें पता है, अभी तक हमने यही पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या इलेक्ट्रॉन जाते हैं, कहीं से छोड़ के जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं वही इलेक्ट्रॉन एक तरह का विद्युत का परमाणु हो गया, हम ये मान लेते हैं, मिलिकन ने ये बोला। तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास गए, जितने इलेक्ट्रॉन गए तो एक इलेक्ट्रॉन कितना आवेश लेके जाता है, 1.6 × 10⁻⁻19, तो 5 इलेक्ट्रॉन गए तो 5 × 1.6 कर लो, इतना आवेश आ गया। समझ में आ गया, हाँ सर अब समझ में आ गया। तो आवेश इस प्रकार क्वांटित होता है, वह आवेश का क्वांटम 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है जो इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। अतः Q बराबर कितना होगा बेटा, Ne, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। ठीक है, N मतलब पूर्ण गुणज, 1 2 3 4 मल्टीपल में हो गया, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन, और जो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होगा, तो इस E का मान कितना होता है 1.6, सॉरी यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो E का मान कितना होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। समझ में आ गया, यानी इससे कम मान नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं आधा इलेक्ट्रॉन गया, 1/4 इलेक्ट्रॉन गया, 1/3 इलेक्ट्रॉन गया, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा, और पूरा जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ जो आवेश लेके जाता है वो कितना लेके जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब सर ये कहाँ से आया, तो ये मिलिकन ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया। पहले उसने एक्सपेरिमेंट कर करके ये मान का एक मिनिमम फैक्टर निकाला, और जब इसने देखा कि ये मिनिमम फैक्टर आ किसकी वजह से रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन पूर्ण गुणज में आते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया।
तो ये सूत्र याद होना चाहिए, Q बराबर प्लस माइनस NE। ओके, जहाँ N क्या है, N है प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, और E क्या है, आवेश, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों हम आवेशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की, और इस प्रकार हमारा 2 लेक्चर में हमने बेसिक क्लियर कर लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बल्कि कक्षा 12th में क्योंकि कक्षा 11th में हम उन चीज़ों से डील करेंगे जो हमें दिखाई देती हो, और कक्षा 12th में हम उन चीज़ों से डील करेंगे जो हमें दिखाई नहीं देती हो। सर ये क्या कह रहा है, अब भाई मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, तुम और दूसरा मतलब मत लेना। सर हमें तो 11th में भी दिखाई दे रही है, 12th में भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं है बच्चों, ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, कक्षा 12 में इलेक्ट्रॉन दिखता है क्या आपको, नहीं ना, लाइट बह रही है, बिजली आ रही है, बिजली दिख रही है क्या, अरे सर बिजली दिखती है, अरे वो दूसरी बिजली भाई साहब। ठीक है, इसलिए ये पूरा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ये पूरा बेसिक था। ठीक है बच्चों, और आ गई बात समझ में। अब इसके बाद हमारे लेक्चर 3 4 5 स्पीड से चलेंगे। तो ओके बच्चों, आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की हम निकाल लेते हैं। तो पहला हम बात करेंगे, वैद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के होते हैं, तथा दोनों की प्रकृति एक दूसरे क्या होती है, विपरीत होती है, और इनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया, एक का प्लस और एक का माइनस। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तीसरा, किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति बताने के लिए स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यदि हमें किसी वस्तु पे आवेश बताना है कि आवेश है या नहीं है, तो हमें एक डिवाइस यूज में लेते हैं जिसे हम बोलते हैं स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या होता है इसमें, कुछ नहीं बेटा, इसमें क्या होता है, ये जो ऊपर है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक मेटल का एक बॉब होता है, यानी एक टुकड़ा होता है मेटल का, धातु का। ठीक है, यहाँ पे हम इसे सील पैक कर देते हैं, और ये एक कांच की, ये जो है बेटा, ये हमारे पास कांच की एक बोतल मान लो। ठीक है, और इसमें वैक्यूम है, निर्वात है, और ये जो है ये कॉपर की एक छड़ है, कॉपर यानी एक कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव करते हैं। तो ये कंडक्टर की छड़ है, और इस कंडक्टर की छड़ पे बेटा लास्ट सिरे पे हमने 2 गोल्ड आपने देखा होगा बच्चों, हनुमान जी के जो वर्क लगाते हैं, या काजू कतली पे हम जो सिल्वर का वर्क लगाते हैं, वो बहुत पतला सा होता है, बहुत, वो चांदी का होता है ना। ऐसे हमने 2 फॉइल पेपर लिए, किसके, सोने के लिए, और सोने के 2 फॉइल पेपर को हमने यहाँ पे ऐसे लटका दिए, कुछ सफिशिएंट ऐसे, ये 2। अब क्या हुआ बेटा, ठीक है, ये पूरा। अब हम क्या लेके आए, मान लो ये छड़ है, कांच की छड़ मान लो, जिसे हम रेशम के कपड़े से रगड़ के लेके आए, और इसके पास क्या है, प्लस आवेश है। जैसे मैं इसके पास लेके आऊँगा, अभी टच नहीं कराया, मैं इसके पास लेके आया, जैसे बेटा मैं इसके पास लेके आऊँगा तो क्या होगा, ये जो कांच की छड़, मतलब ये जो कॉपर के जो वायर है, कॉपर का वायर और सोना, ये दोनों कंडक्टर होता है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, प्रेरित आवेश आ जाएंगे। प्रेरित आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ ऊपर आ जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ आ जाएंगे, और इनमें क्या जाएंगे, प्लस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वैकेंट हो गए। अब आप बताओ, जब इलेक्ट्रॉन वैकेंट हो गए तो ये दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे, और प्लस एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो जो गोल्ड लीफ है, जो पत्ती है सोने की, वो क्या हो जाएंगी बच्चों, ऐसे यूँ ऐसे प्रतिकर्षित हो जाएंगे। तो जैसे ही वो गोल्ड लीफ पहले ऐसे थी और ऐसे होने लगे, तो हम समझ जाएंगे कि जो हम लेके आ रहे हैं वो कैसी है, आवेशित वस्तु है, तभी तो जाके ये क्या हो रहा है, इस प्रकार फैल पा रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल है बच्चों। ओके, चौथा पॉइंट बात करें, विपरीत आवेश एक दूसरे के संपर्क में आने पर एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो प्लस माइनस जैसे संपर्क में आएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ, ये तो हमें ही मालूम है। ओके सर, ओके। इसलिए अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों को धनात्मक तथा ऋणात्मक नाम दिया। एक को प्लस, एक को माइनस, प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। पांचवा पॉइंट है, सामान्यतः वस्तुएं वैद्युत उदासीन होती है। सामान्यतः वस्तुएं उदासीन होती है क्योंकि उनमें आवेश संतुलन की अवस्था, क्योंकि वो आवेश संतुलन की अवस्था में प्राप्त होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। परमाणु के सबसे बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होने के कारण बहुत कम बल से नाभिक से बंधे हुए रहते हैं, जिन्हें थोड़ी सी ऊर्जा देकर, देखो बच्चों, थोड़ी सी ऊर्जा देकर आसानी से कक्षक के बाहर निकाला जा सकता है।
उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गए बच्चों। ठीक है, छठा पॉइंट क्या है, जो परमाणु या वस्तु इलेक्ट्रॉन खोती है, जिसने इलेक्ट्रॉन खो दिया है तो वो धनावेशित हो जाएगी, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन आया है वो क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाती है। सातवां पॉइंट है बच्चों, एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अभी तक हमने स्थिर आवेश की बात कर रहे हैं, तो स्थिर आवेश अपने चारों ओर केवल क्या रखेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जबकि गतिमान आवेश, अब आवेश यदि मान लो गति कर रहा हो तो गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो बेटा यदि मान लो हमारे पास, मान लो मैं इसको, तो बेटा यदि हमारे पास मान लो कोई आवेश है Q प्लस के, यानी इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस के हो गया, तो और ये रुका हुआ है, यानी इसकी वेलोसिटी कितनी है, U कितना है इसका, 0, तो ये केवल अपने चारों ओर केवल क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। ये लो, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन बच्चों मान लो यही प्लस Q आवेश अब ये U वेग से चल रहा है, ठीक है, और ये U हमेशा क्या रहेगा, एक समान, यानी परिवर्तित नहीं होगा, एक समान है, U एक समान है, परिवर्तित नहीं है, तो एक समान गतिशील है। तो अब ये आवेश अपने चारों ओर E भी रखेगा और अपने चारों ओर क्या रखेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी रखेगा। अरे सर, इसका मतलब यहाँ जब कोई आवेश दौड़ रहा है और उसके पास कोई लोहे की वस्तु तो उसको खींच लेगी, बिल्कुल खींच लेगी यार, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है इसके पास। ठीक है, तो ये हम चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4, 5, 6 ये सब यही चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में चलेगा। अरे सर, इसका मतलब Q रुका हुआ है, 0 है, तो चैप्टर 1 और 2 जब एक समान चाल से चल रहा है तो चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी भी बनेगा और 4, 5, 6 ये भी पढ़ेंगे हम इसमें, उसमें गतिशील एक समान आवेश की बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये E और B। और यदि ये त्वरित है, मान लो इसके पास त्वरण है, मान लो ये अपने वेग को कम ज़्यादा करता है, तो फिर इसके पास E भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और साथ में एक तरंग भी उत्पन्न करेगा अपने चारों ओर, तरंगे, ओहो ओहो ओहो, उस तरंग को बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे, और वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 में। तो सर इसका मतलब हम आवेश की बात करेंगे 8 चैप्टर तक। हाँ, तभी तो मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ आपको बच्चों। ठीक है बेटा, तो जबकि त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र, त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित करता है। तो यदि हमारे पास V 0 है तो केवल E रखेगा, V नियत है तो E और B रखेगा, और मान लो V नियत नहीं है, मान लो इसका वेग कम ज़्यादा हो रहा है तो ये E भी रखेगा, V भी रखेगा, और ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, यानी तरंगे बाहर निकालेगा। तो तरंगे अपने साथ एक ऊर्जा लेके जाती है। तो बस वही। 8वां क्या है, किसी भी चालक को दिया गया आवेश सदैव उसकी बाहरी सतह पर रहता है। तो बेटा जब भी हम चालक है, चालक को कोई आवेश देंगे तो वो आवेश दौड़ के मुक्त होता है, तो वो दौड़ के बाहर आने की कोशिश करेगा, बट बाहर के लिए एक और एनर्जी चाहिए उसको बाहर निकालने के लिए, तो बट वो सतह पर तो आ जाएगा। मान लो जैसे हमारे पास मान लो ये पेन है, जैसे मैंने ये पेन मान लो चालक है, कंडक्टर है, तो जैसे मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन कैसा है, वो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आया तो मुक्त ही होगा, वो फ्री, और ये कंडक्टर है तो आसानी से फ्री टू मूव करने देगा, तो वो इलेक्ट्रॉन इसमें भागेगा, और कहाँ भागेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा, प्लस की ओर, कोई प्लस मिल जाए। अब प्लस इसमें तो कहीं है ही नहीं, तो फिर कहाँ जाएगा, सतह पे बाहर, और बाहर से देखेगा, खिड़की पे देख के, खिड़की पे आ जाएगा और बाहर से देखेगा कोई आ तो नहीं रहा, आ रहा है क्या, और जैसे ही अपना प्लस मिलेगा खींच लेगा। समझा बात। इसलिए चालक जो होता है, चालक में आवेश देने पर वो कहाँ पाया जाता है, सतह पर पाया जाता है। ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉन दो चाहे निकाल लो तो भी वो बाहर आके इलेक्ट्रॉन को देखेगा। मान लो मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे आप, इलेक्ट्रॉन खाली हो गई, सीट खाली हो गई, तो अब मेरे जो परमाणु है जिससे इलेक्ट्रॉन निकाले हैं वो परमाणु एक तरह के कहाँ जाएंगे, वो परमाणु सतह पे आ जाएंगे। हालांकि परमाणु मूव नहीं करते हैं, ये चीज़ें मैं आपको अर्धचालक में पढ़ाऊंगा बेटा, कि वो परमाणु मूव नहीं करते हैं, परमाणु अंदर ही अंदर से एक परमाणु से लेता रहेगा, उधार लेता रहेगा, उधार लेता रहेगा, लेता 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 सतह वाले जो परमाणु है, वो सतह वाले परमाणु कैसे हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। अब वो बाहर की तरफ ताकत जागी करेंगे कि कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार वो सतह पर रहता है, अर्थात समान त्रिज्या के ठोस तथा खोखले गोले समान आवेश धारण करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि मान लो एक गोला है हमारे पास, और वो गोला कैसा है, यदि वो गोला चालक है
और चालक गोले में यदि वो खोखला है और यदि वो ठोस है, एक चालक गोला खोखला हो या ठोस हो, दोनों को आवेश देने पे आवेश कहा जाएंगे भार। तो आवेश के रूप में खोखला चालक गोला और ठोस चालक गोला दोनों ही आवेश के रूप में खोखले ही होंगे, क्योंकि आवेश जो है वो हमेशा कहाँ होगा, आउटर सरफेस पे होगा, अंदर नहीं होगा। अरे आगे क्या बात समझ में। मान लो भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से एक गोला खोखला है और एक गोला ठोस है, बट है चालक, और दोनों को मैंने आवेश दिया, तो दोनों पर आवेश कहाँ पाएंगे, आउटर पे। तो आवेश के रूप में दोनों ही क्या कहलाएंगे, खोखले। आवेश अंदर नहीं ना, बाहर है। यस, अब आए मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग। तो मिलिकन ने क्या करा, तो बेटा यहाँ पे मिलिकन ने ये दो, यहाँ पे देखना बेटा, एक प्लेट ये दिख रही होगी आपको, एक प्लेट ये दिख रही होगी, दोनों प्लेट को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आ गया। विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, प्लस से माइनस की ओर। तो ऐसे ही उन्होंने विद्युत क्षेत्र बना दिया। फिर उसके बाद ये पूरा कांच का ढक्कन पैक है, बंद है बेटा, ये कांच का ढक्कन पैक है, ठीक है। और उसने यहाँ से क्या करा, यहाँ से एटमोमाइजर की सहायता से इसने बूंदों को स्प्रे किया। ये बूंद यहाँ पे आ गई। जैसे ही बूंदों को स्प्रे किया, अब ये जो बूंद है, इन बूंदों को, ये जो नेगेटिव है ये अपनी ओर खींचेगी ऐसे, सॉरी, ये जो बूंद है, ये बूंदों का कोई ना कोई भार होगा m। तो भार m की वजह से ये बूंद कहाँ आएंगी, नीचे आएंगी। ये नीचे आ रही, मान लो इसके पास भार है m, तो नीचे बल लगेगा कौन सा, mg। हाँ सर बिल्कुल mg। अब जैसे ये बूंद नीचे आ रही है, तो अब इन बूंदों पे कैसा है, इलेक्ट्रॉन है, ऋणावेशित बूंदे ली थी उसने। तो ऋणावेशित बूंदे जो है उन पे फोर्स का लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में, यानी ऊपर की ओर लगेगा। तो समझ में आया बेटा। तो यानी ये हमारे पास बूंद है, बूंद पे ऋणावेश है, इसके ऊपर क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र लगेगा, जिसे हम ई बोलते हैं, यानी क्यू। एक ही बूंद ले रहे तो ई, जैसे क्यू बराबर भी मैंने पढ़ा ना एन ई, तो एन हम एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ई, ठीक है। तो ये ई, तो ई हो गया ऊपर फोर्स, और नीचे क्या हो जाएगा, एम जी, और दोनों ही क्या हो जाएंगे, बराबर। इस प्रकार मैनेज किया है कि दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, तो बूंद कहीं भी नहीं जाएगी, बूंद वहीं रुकी रहेगी। तो इस प्रकार हम क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल mg और इस वैद्युत बल कितना होता है, QE। और सर QE कैसे है, वही नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे हम। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, mg/e। अब यहाँ पे जो m है, इस m को हम कैसे निकालेंगे, तो m को निकालने की बूंद कैसी होती है, गोल, इसकी त्रिज्या होगी, तो हम इसका आयतन ले लेंगे 4/3 πr3, इसका आयतन हो गया। और इसका घनत्व होता है रो। मान लो जब ने जो तेल लिया, कौन सी वैरायटी का लिया, उसका घनत्व तो फिक्स होता है, तो घनत्व रो। तो अब हम m निकाल सकते हैं, m बराबर कितना होता है, रो वी। तो रो वी कितना है, 4/3 πr3। तो m की जगह हम ये मान रख देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया बेटा, q आ गया। ऐसे मिलकर नहीं करा, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हमारा पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट आवेश के बारे में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कूलम, ठीक है। विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, गाउस के नियम, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।